नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं कुछ बहुत ही देश के जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो चेनाब प्रोजेक्ट हो या सिक्किम का हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, रेलवे की टनल हो, दूसरे डैम हो। और उसमें चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री तिलक राज जी धीमन, जो कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से सिविल इंजीनियरिंग 1976 में किया है। तो हमारे पुराने मित्र और साथी हैं, इनसे कई विषयों में बातचीत हो रही है। तो तिलक राज जी का बहुत ही प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, मतलब नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ में काम किया है और प्राइवेट सेक्टर के भी काम किया है। तो इसमें इन्होंने जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अपना योगदान दिया है, उसमें नेतृत्व दिया है। तो उसकी बात करने के लिए हम तिलक राज जी को आमंत्रित करते हैं और फिर उनसे बातचीत शुरू करते हैं। तिलक राज जी नमस्कार, आपका स्वागत है बात 25 में। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद। तो तिलक राज जी, इतना लंबा आपका नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ में फिर रहा आपका वहाँ पे कैरियर, जिसमें आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, जिसमें चेनाब का जो ये पुल बना है, इसका जो टोटल प्रोजेक्ट है उसमें जितनी भी टनल है, मतलब ये प्रोजेक्ट कई हिस्सों में बटा हुआ है, जैसा कि आप बताएंगे। तो उसके बारे में आप शुरू करना चाहें कि कौन से मुख्य प्रोजेक्ट थे जिसमें आपको काम करके अपने कंट्रीब्यूशन पे आपको आनंद आया और उससे कुछ आपने सीखा भी और दूसरों को सिखाया भी, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट मैनेज करने में कई तरह की समस्याएं आती हैं। आपने माओवादी समस्या का भी सामना किया है बिहार में, जब देहरी ऑन सोन में प्रोजेक्ट आप कर रहे थे। तो तिलक राज जी, आपका स्वागत है और आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। जी, मैंने कॉलेज से निकलते ही सबसे पहले मेरा कॉलेज का रिजल्ट भी नहीं आया था 1976 में। तो मैंने चंडीगढ़ डॉक्टर उपल्स लेबोरेटरी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी ज्वाइन की। उसमें मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट था, बाहर फील्ड में काम करने का। तो मैंने वो जॉब छोड़ के मैंने एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी जो MES का काम करती थी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का, उसमें काम शुरू किया। जम्मू कश्मीर में पुंछ बॉर्डर पे। पुंछ का नाम आजकल बहुत होता है, उसका जो भी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है। तो पुंछ बॉर्डर में भी मैंने 1 साल काम किया। आर्मी के यूनिट्स बनाए थे मैंने। तो उसके बाद एक साल तकरीबन उसमें काम किया। और इसमें वहां काम करने के बाद मुझे NPCC में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। एक पब्लिक सेक्टर है, ये इंडिया का सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर है। 1957 में बना था ये नेशनल प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन। तो उसमें पहली फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई आंध्र प्रदेश में, गोदावरी जिले में। तो मैं सीधा पंजाब से निकला तो सीधी पोस्टिंग हो गई आंध्रा में। तो वहां पहुंचे, बहुत लंबा डिस्टेंस था। तो वहां जाने के बाद सबसे पहले तो वो 4 किलोमीटर लंबा गोदावरी नदी के ऊपर वो बहुत लंबा पूरा बैराज बना है। उसका आज का नाम है सर आर्थर कॉटन बैरेज। एक्चुअली अंग्रेजों के टाइम में एक सर आर्थर कॉटन इंजीनियर थे, उन्होंने एक बैराज बनाया था पहले उसके ऊपर। तो उसको बने 100 साल हो गए थे, बहुत पुराना हो गया था वो। तो लेकिन उसके पीछे में, उसके डाउन स्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में, उसके 15 मीटर अपस्ट्रीम में एक नया ब्रांच बनाया गया। और उसकी गेट्स की हाइट भी बढ़ाई गई ताकि उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी, उस गोदावरी रिवर की जो इरिगेशन पर्पस के लिए स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। तो वहां मैंने 6 साल वहां काम किया, 86 तक, 80 से लेकर 86 तक। तो वहां भी बहुत ही रिवर बेड में काम कर चलता था, 24 घंटे काम चलता था वहां। डी वाटरिंग की ह्यूज प्रॉब्लम थी। पानी के अंदर ही जो ब्राज के राफ्ट पियर्स वगैरह पानी के अंदर ही बनाने होते थे। तो हम लोग एक कॉफर डैम, टेम्पररी कॉफर डैम बना के पानी को डाइवर्ट करते थे। और वो कॉफर डैम बनाया जाता था, उसमें सैकड़ों की तादाद में लोकल जो किश्तियां होती थी, लोकल जो बोटमैन होते थे, उनको एंगेज करके वो नदी से वो सैंड निकाल के नदी से निकाल के उसी नदी के ऊपर डाल के हम टेम्पररी कॉफर डैम बना के पीछे में उसके डाउन स्ट्रीम में अपना जहाँ काम करना है वहाँ बड़े बड़े पंप लगा के और वो डी वाटरिंग करके वहाँ अपना कॉन्क्रीटिंग का काम करते थे बराज का। और उसमें शीट पाइलिंग की गई ताकि उसके बराज के
नीचे से जो पानी का अंडर करंट होता है उसके चलते वो ओवर टॉपलिंग ना हो उसकी नीचे उसके अंडर प्रेशर से, उसके लिए वाइब्रो सिंकर, रशियन मेड वाइब्रो सिंकर से वो यूज किए गए। शीट पाइलिंग का काम यूज किया, शीट पाइलिंग का पूरा दीवार बनाया गया नीचे बराज के। तो 86 में वो खत्म होने का बराज में एक और बात थी, इसी के ऊपर इतना लंबा 4 किलोमीटर लंबा पूरे बराज के ऊपर एक प्री स्ट्रेस ब्रिज भी बना गया, प्री स्ट्रेस ब्रिज, जिसमें पोस्ट टेंशन गर्डर्स अपना बाहर में कास्ट करके उसको पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम कहते हैं। उसमें जो स्पेशल स्टील यूज होती है उसको स्ट्रेस करके, हाँ, उसमें यूज किया जाता है स्ट्रेसिंग दे के गर्ड गैस के साथ, तो उसमें उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है लोड लेने की। उन गर्डर्स को ऊपर लॉन्च किया जाता है पियर्स के ऊपर। तो वो बराज के साथ ही ये प्री स्ट्रेस ब्रिज भी साथ साथ में कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद मेरी ट्रांसफर हो गई यहाँ, हमको हमारी कारपोरेशन को काम मिला यहाँ उड़ीसा में इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उसमें 4 डैम थे, उसमें से एक डैम का काम हमको मिला, मैसनरी डैम का, मुरान डैम। वो भी बहुत ही गुड एरिया था, वो डिस्ट्रिक्ट कालाहंडी, और इसमें उसका एक पोर्शन डिस्ट्रिक्ट कालाहंडी में जो पावर हाउस था, और जो डैम था वो डिस्ट्रिक्ट कोरापुट में पड़ता था। तो मैंने 3 साल वहां काम किया। तो मुरान डैम इसके बाद मेरी नेक्स्ट जो पोस्टिंग हुई वो बिहार में हुई, पटना में। तो वहां एक रेलवे का टनल बनाया, 400 मीटर लंबा टनल था। तो उसमें बहुत ही एक पुरानी टनल बनी हुई थी, 100 साल पुरानी तकरीबन होगी, अंग्रेजों के टाइम की। तो उसके बगल पैरेलल में डबल लाइनिंग के लिए एक टनल की और जरूरत पड़ी। तो वो कट एंड मेथड से हमने बनाई, उसमें पहाड़ को काट के तो उसमें टनल बना दी गई। और उसमें एक प्रॉब्लम आई थी कि क्योंकि नई वाली टनल पुरानी के बिल्कुल नजदीक से निकलती है, तो उसमें अगर हम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ऑर्डिनरी मेथड से ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेंगे तो पुरानी टनल को नुकसान, स्ट्रक्चरली डैमेज होने का डर। तो उसके लिए हमने पुरानी टनल को पहले अच्छी तरह से सीमेंट ग्राउंडिंग किया, उसको स्ट्रेंथन किया। तो बाकी जो नई टनल के जो पोर्शन बिल्कुल नजदीक में था, उसके जहां जहां जरूरत पड़ी तो वहां एक साइलेंट ब्लास्टिंग कंपाउंड होता है। तो वो में ड्रिल करके वो कंपाउंड को एकोनेक्स कंपनी बनाती थी, वो कंपाउंड को लिक्विड जेल फॉर्म में होल्स के अंदर डाल दिया जाता है। ड्रिलिंग करके, पत्थर के अंदर ड्रिलिंग करके उसके होल्स के अंदर वो साइलेंट ब्लास्टिंग कंपाउंड बोलते हैं, उसको डाल दिया जाता है। तो वो 24-25 घंटे में वो जो केमिकल कंपाउंड होता है एक्सपैंड करता है। अच्छा, वो क्रैक करता है, मतलब इट इज नॉट अ ब्लास्ट, उसको क्रैक एक्सपेंशन होता है उसका। हाँ, वो क्रैक होने से फिर उसको हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर जो से उसके बकेट्स के उसके टीथ से उसको हम लोग टुकड़े कर करके निकाल लेते थे। जी तो जी। जहां मतलब बहुत केयरफुली उसको ऐसे निकाला गया। तो बीच बीच में फिर हमने कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग भी शुरू किया, 1-2 छोटे-छोटे ब्लास्ट लेके देखे, और साथ में ऑब्जर्व किया कि बगल वाली पुरानी टनल पे कोई असर तो नहीं हो रहा है। तो उसमें हमने देखा कि उसके ऊपर कोई खास कोई असर नहीं पड़ा। तो फिर हम धीरे धीरे बाकी जो सारा काम है वो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से खत्म कर लिया। तो जैसा आपने बताया, पहले आपसे चर्चा हुई थी कि इस क्षेत्र में काम करते हुए माओवादियों से आपका सामना हो गया, तो वहां पे वो कैसे रहा और उसके कारण प्रोजेक्ट कितना डिले हो गया, और वो लोग वो किस तरह से अड़चन लगाते थे प्रोजेक्ट? हाँ, एक्चुअली उसमें बिल्कुल जैसे फिल्मों में शोले में सीन होता था, ऐसा सीन हमने फेस किया। तो हमने जब प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए गए तो वहां कोई रहता नहीं था, अबैंडन्ड वहां एक बगल में एक बराज बना हुआ था। वो इसके लालू यादव के टाइम का पीरियड है वो, उस टाइम आरजेडी का शासन था वहां पे। तो वहां उस बराज पूरा कंप्लीट हो चुका था 90%, सिर्फ उसका गेट्स का काम बचा हुआ था। तो वो गवर्नमेंट जो है उस समय की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उस पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं लिया, वो काम पूरा नहीं करवा रहे थे। तो उनका पूरा कॉलोनी था बगल में, उस डिपार्टमेंट का, इरिगेशन डिपार्टमेंट का पूरा खाली पड़ा था। तो हमने उसी में अपने क्वार्टर्स वगैरह उसको रिपेयर करके वहां जंगल में रहे। तो पहले दिन ही जब हमने शुरू किया,
तिलकराज जी कितने लोग थे, मतलब ये प्रोजेक्ट के लिए आप उसमें रहे तो कितने लोग थे उसमें, इंजीनियर्स और वर्कर्स वगैरह कितने लोग थे? तकरीबन 3 इंजीनियर थे, तीन इंजीनियर थे, और हमारे पास वर्कमैन, स्किल्ड वर्कमैन थे, अपनी मशीनरी थी। तकरीबन 40-50 के पास आसपास लोग थे। जी जी। तो सेटअप था पूरा, इंजीनियर्स, हमारा अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंट डिपार्टमेंट, सारा एक यूनिट का जैसे प्रोजेक्ट का टेम्परेरी जी मैनेजमेंट होता है। जी। तो हम पहले दिन जब हम साइट पे गए नारियल तोड़ने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, तो वो उस जगह को माओस ने अर्ली मॉर्निंग से घेरा डाला हुआ था। तो वो सारे तकरीबन जैसे आर्मी की ड्रेसेस होती है, वो हाँ, ड्रेसेस वैसे पहने, हम्म, वो ड्रेसेस पहने हुए थे, और उन्होंने जो लंबा सर्कल था छुपे हुए थे, धीरे धीरे वो सर्कल क्लोज कर दिया, हमको चारों तरफ से घेर लिया। अच्छा। तो और हवा में फायर किया 2-3। हम्म तो हम्म और साथ में उनके पास दे वर हैवीली आर्म्ड, उनको उनके पास गन्स वगैरह थी, सभी कैरी कर रहे थे। हम्म कौन काम कर रहा है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, तो हम्म और साथ में वहां उन्होंने एक किस्म का आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि यहाँ भी किसी राजपूत आदमी, राजपूतों को किसी को काम नहीं दिया जाएगा। अच्छा। किसी भी राजपूत को इस साइट में काम करने नहीं दिया जाएगा। तो अच्छा। हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो हाँ वो सब इक्वेशंस का पहले ही पता था। हाँ। तो हमने इसलिए एक वहाँ के लोकल ब्राह्मण से उनको काम दिया था। तो हम्म उनको उनको साइड में पकड़ के ले गए। वो हम्म जंगल में बोले, आप हमारे साथ चलिए। हम्म उनको एक किस्म का किडनैपिंग हो गई, मतलब किडनैपिंग हो गई। किडनैपिंग हो गई, उनको पैदल चला के अंदर ले गए। तो हम्म उसके बाद उनके बीच क्या बातचीत हुई, नेगोशिएशन हुआ। शाम को छोड़ दिया उन्होंने। तो कुछ बातचीत हुई होगी उनसे, नेगोशिएट किया होगा, पैसा मांगा होगा नेचुरली। हम्म तो हम्म उसके बाद के मतलब उसके बाद वो ये घटना के बाद वो जो एजेंसी जो काम कर रहे थे, उसके हम्म। बाद उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबल मतलब मालिक लोग कभी भी दोबारा साइट पे नहीं आए, डर के मारे। नहीं, एक बात बताइए तिलकराज जी, एक बात बताइए कि मान लीजिए इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी ने लिया है, आदमी सप्लाई करने का, मशीनरी का, कॉन्ट्रैक्टर के तो थ्रू काम होता ही है, और उसको हाँ माओवादी, मतलब उसने प्रोजेक्ट लिया है, मान लो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और माओवादी कहने लगे तुम 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, तो ये जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई होती है? फिर आप लोगों को इस तरह की चीजें फेस की हो तो वो तो आता होगा कि मैं तो मर गया, लूट गया, उसमें नहीं नहीं आपका क्या अनुभव है? नहीं, इसमें भरपाई का कोई कोई बात नहीं होती, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर है, हमारे तो सरकारी डिपार्टमेंट है, तो भरपाई उनकी कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। हाँ, तो तो मतलब ये क्लियर है कि जो उन्हीं को भुगतना होता है। उन्हें उन्हें भुगतना पड़ता है, उन्हें उनको भुगतना पड़ता है। तो हाँ। उन्होंने उनको वो छोड़ दिया दोबारा। तो उसके बाद फिर हमको वो सारा काम हमको अपना डिपार्टमेंट ही करना पड़ा, मतलब हमको खड़े होकर काम करवाना पड़ा सारा काम। मतलब उसके कॉन्ट्रैक्टर बाद भाग गए वहां से, कॉन्ट्रैक्टर वो, भाग वो, गए ये? उसके बाद दोबारा साइट पे सुपरवाइजर वगैरह भेजते रहे, खुद नहीं आए कभी भी। अच्छा, खुद नहीं आए। खुद नहीं आए कभी। तो हम्म। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। उसके नहीं, ये उसके प्रोजेक्ट बाद जैसे ये माओवादी समस्या के कारण तिलकराज जी, ये प्रोजेक्ट कितना डिले हो गया, मतलब? हाँ, ये ये काम तकरीबन 2 साल में खत्म होना था। तो हाँ। इसमें 4 साल लग गया, 2 साल डिले हो गया। अच्छा, तो आप पूरे 4 साल आप वहीं थे इस प्रोजेक्ट मैं को वहीं कंप्लीट कर? मैं वहीं पे था। तो इसके एक्चुअली आप लोगों को डर वगैरह नहीं लगता था कि ये जंगल में पड़े हैं, माओवादी आ गए, फिर भी जमे रहे आप वहां पे? घर वाले कहते होंगे कि कहाँ पड़े हुए हो, वापिस आ जाओ। नहीं, मेरे पास आए थे एक्चुअली, उग्रवाद नहीं, और एंटी सोशल एलिमेंट्स वगैरह आते थे कमरे में कभी क्योंकि वहां कोई पुलिस प्रोटेक्शन तो था नहीं। अच्छा, पुलिस तो प्रोटेक्शन आपको बिल्कुल नहीं था? वहां नहीं था, कुछ नहीं था वहां पे। तो अच्छा। हमारे पास आए तो हमने कहा भी ले चलो, यहाँ ले चलना है, हमारा तो सरकारी डिपार्टमेंट है, हम तो किसी को हाँ। कुछ नहीं दे सकते, आप हमको पकड़ के ले जाना, ले जाओ। वो उग्रवादियों को बोला था आप यहाँ चलना, जहाँ चलना आपके साथ चलते हैं, ले चलो, कोई बात नहीं, लेकिन हम हाँ। आपको कुछ
हम फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो हम तो नौकरी करते हैं अपनी, हमारी तनख्वाह में से कुछ 2% लेना है तो ले लीजिए, उसको देने के लिए। अच्छा अच्छा। तो इस पे तो घर के तो बड़ा प्रेशर होता होगा कि आप कहाँ पड़े हो, माओवादियों के बीच में आ जाओ, छोड़ छाड़ दो, ये भी होता रहता है ना, मतलब परिवार के लोग, दोस्त लोग कहते होंगे, आप बीच में छुट्टी भी गए होंगे, तो उस समय कहा जाता होगा कि आप ऐसे खतरनाक काम कर रहे हो। नहीं, एक्चुअली मैंने जब एनपीसीसी ज्वाइन की तो मैं अपने फैमिली, मेरी फैमिली शी वाज डूइंग ए गवर्नमेंट जॉब, ट्रेन टीचर थी, तो मैंने उनको रिजाइन करवा दिया, अपने साथ में अच्छा ले गया आंध्र प्रदेश में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला जब अलग अलग रहना है तो नौकरी जॉब करने से क्या हुआ था, मैंने रिजाइन करवा के अपने साथ ही आंध्र प्रदेश अच्छा में ले गया। आपके भाभी जी भी साथ ही थी आपके वहां पे हैं? हाँ, मैं एक्चुअली उनको क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के चलते मैं इनको नियरेस्ट टाउन होता था जहाँ आईसीएसई स्कूल्स वगैरह हो, तो मैं उनको वहां रख देता था। तो जी जी जी। फैमिली पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई के चलते तो हम 15 दिन में, हफ्ते में एक आध बार संडे को चक्कर लगा लेते थे, बस इतना था। हम्म। तो मतलब प्रोजेक्ट में जो सीनियर मैनेजमेंट और जो भी लोग हैं उनके सामने ये बड़ी भारी समस्या है। एक तो इस तरह की उत्पातियों की समस्या, दूसरा चौथ वसूलने की समस्या, और सबसे बड़ा ये कि आपको मतलब प्रोटेक्शन कोई नहीं है, मतलब पुलिस की तरफ से इतने बड़े जो है मतलब इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में, तो ये विशेष बात है इसमें तो। एक्चुअली वो जो माओ सेंटर जो एरिया था उसमें पुलिस प्रोटेक्शन हम ले भी लेते, तो अगर लिख के भी देते कि हम पुलिस प्रोटेक्शन, दो तो तीन वो सिपाही आता दे नहीं देते, तो है। उनसे फायदा नहीं था। वो तो उठा, इतने 2-4 सिपाहियों को ऐसे उठा के ले जाते थे। उनका तो हजार हजार आदमी रात में आता था, पूरी खेती फसल काट के ले जाते थे, वो लोग गांव वालों की फसल ही काट के ले जाते थे वो लोग। ले जाते थे। अच्छा 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 अच्छा। तो तिलक राज जी, ये आपने बिहार में काम किया, देहरी ऑन सोन के पास में, और ये टनल वगैरह बनाई बहुत ही नई टेक्निक के साथ में, कि पुरानी टनल बनी हुई है, नई टनल से पुरानी टनल डैमेज नहीं हो जाए, तो ये बहुत ही सोच समझ का, जिम्मेदारी का काम था, वो आपने किया। तो उसके बाद के अंदर फिर सिक्किम का जो प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था 1200 मेगावाट का, उसकी आप मुख्य मुख्य बातें बताएं कि वहां क्या चैलेंज रहे, और वहां पे क्या आपको अच्छा लगा, किस में सुधार हो सकता था? एक्चुअली सिक्किम का जो 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, वो उसमें जो हमारे प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो भी हमारे क्लासमेट ही थे। अच्छा वो भी हमारे पैक के, वो भी हमारे बैचमेट थे, मिस्टर शिव कुमार अग्रवाल। तो अच्छा अच्छा, शिव कुमार वो अग्रवाल। इसी में जनरल मैनेजर थे। तो जी जी उनको बहुत एक्सपीरियंस था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि चंबा चंबा हाइडल 3 सलाल प्रोजेक्ट वगैरह सारे एनएचपीसी, तो उस टाइम इनका मोनोपोली थी ना पूरे इंडिया में। सारे जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एनएचपीसी बनाती थी। ये तो हाँ, 96 97 में जब लिबरलाइज किया मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर इन्हें आया, हाँ। ओनरशिप में काम देने शुरू किए, बूट बेसिस में, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ओन एंड ट्रांसफर। जी 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 तो जी। बिल्ड ऑपरेट ओन एंड ट्रांसफर बेसिस पे, तो ये सिक्किम वाला जो प्रोजेक्ट है ये तीस्ता ऊर्जा को मिला। ये एक्चुअली तीस्ता नदी के ऊपर बना हुआ है। तीस्ता, जी 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 जी। हम ये, सिक्किम गए थे, तो आप थोड़े दिनों पहले ही वहां से चले गए थे, तो हमने देखा है वो प्रोजेक्ट सिक्किम के अंदर। हाँ हाँ, तो हाँ उस तीस्ता नदी, एक जगह का नाम चुंगथांग है। हाँ। तो वो चुंगथांग के पास तीस्ता नदी और एक दूसरी नदी, दोनों आन के वहां मिलती हैं। हम्म। तो वहां पे हमने 60 मीटर ऊंचा सीएफआरडी डैम बनाया, कॉन्क्रीट फेस रॉकफिल डैम इसको बोलते हैं। जी तो इस प्रोजेक्ट की ब्यूटी थी कि इसमें जो इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम से कम करने की कोशिश की गई। कंक्रीट डैम बनाने की जगह इसमें सीएफआरडी डैम, मतलब जितनी भी वहां टनल्स बनी हैं, वो टनल जी। से जो भी ओल्डर्स मक निकलता था उसी उसको उसमें यूज किया। करके किया गया। हम्म और डैम के अपस्ट्रीम फेस में हम्म सिर्फ 600 mm थिकनेस का कंक्रीट का फेस लगाया गया, आरसीसी का फेस दे दिया। बाकी पूरा डैम का बॉडी जो है उसी बोल्डर से बना, जो कि बोल्डर हमको ऐसे फेंकना पड़ता, डंप करना पड़ता, जो कि
इसमें टनल्स को एक्सवेशन करने के बाद निकला था, उसी को यूज करके डैम बना लिया गया। तो ये इसका जो आप 1 मीटर बता रहे हैं, तो नीचे इसका बेस कितना होगा जो पूरा बिल्डर से बनाया? ये तो टेपर होते हैं, नीचे बेस ज्यादा होता है, ऊपर फिर छोटा हो जाता है ना, तो डैम की विड्थ सर 10-12 मीटर होती है, तो हाँ। नीचे तो तकरीबन 140 मीटर था उसका विड्थ जो है। तो वो सारा बोल्डर्स वगैरह से बनाया था, और बाकी फिर सिर्फ अपस्ट्रीम फेस में जहाँ पानी की झील, पानी का जो रिजर्वर बनता है, वहां पे इसको ये कंक्रीट का एक लेयर दे दिया गया फ्रंट में, तकरीबन 6 सेंटीमीटर थिक, 2 फीट का। और वहां पानी एक्चुअली इट इज नॉट ए स्टोरेज प्रोजेक्ट नहीं था, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट था, रन ऑफ द रिवर इसको। मतलब स्टोरेज का आपका, तो ये तो फिर वहां पे ये तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे थे ना, ये तो सब मतलब ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो स्टोरेज, जितनी स्टोरेज होती थी उससे पीक आवर्स का जो शाम को टाइम होता है टरबाइन चलाने का, उसी में वो पानी यूज होता था पीक आवर्स में चलाने के लिए। तो ये तिलक राज जी, ये 1200 मेगावाट में कितने टरबाइन थे, मतलब जो चलाने पड़ते होंगे वो? इसमें 200 मेगावाट के 6 टरबाइन यूज किए गए। 200 मेगावाट के 6 टरबाइन थे, तो 6 टनल बनी होगी, 6, वो मतलब काफी कॉम्प्लेक्स तो काम था। नहीं, इसमें ऐसे है, इस डैम से हमारा जो पावर हाउस किलोमीटर दूर था, तो हम इस डैम से एक हेडरेस टनल बोलते हैं, हेडरेस टनल तकरीबन 7.5 हेडरेस टनल बनाई 14 किलोमीटर। वो 14 किलोमीटर टनल हमने रिकॉर्ड 2.5 साल में पूरी की, 2.5 साल में। अच्छा। क्योंकि उसको हमने 5 जगह से साइमल्टेनियसली टैकल किया। इंस्टेड तो 5 काम करने से हमको 10 फेस मिल गए, 5x2। एक से काटना शुरू किया, दूसरी साइड से काटना शुरू किया, बीच में से 3 जगह एडिट्स बना लिए, वहां से टनल को काटना शुरू किया। तो 2.5 साल में रिकॉर्ड टाइम में हमने 14 किलोमीटर का टनल जो बना दिया। और वहां 14 किलोमीटर टनल, वहां जाने के बाद उसके ऊपर एक 13 मीटर डायमीटर का सर्ज टैंक बनाया, सर्ज शाफ्ट जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो सर्ज शाफ्ट बनाई। सर्ज शाफ्ट इसलिए होती है कि जब आपका टनल के थ्रू पानी बह रहा है और आपको अचानक टर्बाइंस के गेट बंद करने पड़े रिपेयर के लिए या किसी और पर्पस के लिए, तो पानी का बैक प्रेशर जो होता है उससे टनल क्रैक हो जाती, डैमेज हो जाती है। तो ऊपर सर्ज शाफ्ट ओपन में बना देते, तो पानी उसमें चढ़ जाता है ऊपर तो प्रेशर। जी 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 जी। तो अब ये बात बताइए कि ये जो कश्मीर का प्रोजेक्ट है, जिसमें ये चेनाब पे जो है ना वो ब्रिज बना है, और वो जो पूरा जो है वो 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसको कहते हैं USBRC, क्या आपने बताया? उधमपुर श्रीनगर, हाँ ये आप बताइए, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, यही हुआ। इसके बारे में बताइए। एक तो वो ब्रिज के बारे में बताइए, मतलब कैसे सेगमेंट में बनाया गया, और क्योंकि सेगमेंट में बन रहा था तो पूरी कनेक्टिविटी नहीं थी, तो जैसे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि बीच में जहां भी रेल चलानी होती थी तो आप रोड से इंजन भी ले गए, डब्बे भी ले गए रेलवे वाले, और उन्होंने इस तरह से चलाई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो बताइए आप। हाँ, मैं अभी इसी के बारे में शुरू करेंगे। तो तीस्ता वाला सिक्किम वाले प्रोजेक्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शूट गया। तो यहाँ जो आपने बोले थे सर्ज शाफ्ट बनाई, तो यहाँ हमारा पावर हाउस था, वहां हमको वर्टिकल ड्रॉप मिल गया, नेचुरल ड्रॉप 800 मीटर का, 800 मीटर्स 800 मीटर्स 800 मीटर्स, वो इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो वो 100 मीटर वर्टिकल ड्रॉप को हमने यूज किया उसमें प्रेशर के लिए, टर्बाइंस के लिए। तो ये जो 800 वर्टिकल टनल बनाई हमने, 4.5 मीटर की 2 टनल्स बनाए। वो 2 टनल्स को आगे फिर पेनस्टॉक में 3 पेनस्टॉक आगे ऐड किए, तो 6 टर्बाइंस को यूज करने के लिए। तो ये 800 मीटर के जो 2 हमने वर्टिकल टनल्स बनाए, जो खड़े शाफ्ट होते हैं, उसके लिए हमको की एक एक्सपर्ट टीम मंगवाई थी वहां से, कंपनी। कहां से आई थी तिलक राज जी? साउथ अफ्रीका से। अच्छा। तो वो उन लोगों ने ऊपर से शुरू किया नीचे जाना, और हम नीचे से भी ऊपर काटना शुरू किया। तो 800 मीटर में तकरीबन
300-400 मीटर हमने नीचे से टनल को एक्सवेट कर दिया, वर्टिकल टनल्स को, और बाकी सारा ऊपर से किया। तो ये क्या मतलब ये ट्यूबुलर तो नहीं, ये तो फनल शेप की होती होगी ना तिलक राज जी? क्या शेप होती है इसकी? या ट्यूबुलर सर्कुलर शेप होती है, सिलेंडरी शेप, पूरा सिलेंडर, सर्कल सिलेंड्रिकल शेप पूरी, सिलेंड्रिकल शेप। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसी को आगे फिर उन्होंने वो ऊपर से खोद रहे हैं, आप नीचे से खोद रहे हैं, ऐसा हुआ मतलब? हाँ, वो हमने नीचे से जस्ट टू एक्सपीडाइट द प्रोग्रेस, कि जितना नीचे से तो बहुत डेंजरस होता है आजकल वो नीचे से बहुत रिस्की होता है। हाँ, तो कोलैप्स कर सकती है रूफ, मतलब कोलैप्स कर सकते हैं ना, तो वो उसके कारण रहता है। काम करते हो तो ऊपर से जो सही तरीका, ऊपर से, क्योंकि लंबा बहुत था, 800 मीटर था, तो इसके लिए चलते हमको, तो हमने थोड़ा सा जल्दी करने के लिए नीचे से भी ट्राई किया, नीचे से भी किया। तो अभी हम आते हैं इसमें, ये जो श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में USBRL प्रोजेक्ट है। हाँ। तो इसकी एक्चुअली भूमिका में रिकॉर्ड में देखा गया है कि सबसे पहले 1892 में एक प्रताप सिंह थे, उन्होंने प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह श्रीनगर के राजा थे। उन्होंने इसको कंसीव किया था 1892 में। उन्होंने इसका सोने वो फाउंडेशन स्टोन भी रखा था। अच्छा। तो लेकिन 2005 में उन्होंने सैंक्शन किया और 2025 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये प्रोजेक्ट नेवर टुक ऑफ। 1925 है वो होगा, हाँ 1905 होगा। 1925 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन प्रोजेक्ट बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वेरविदौल, आज के टाइम में हमको बनाने में इतना टाइम लगा, तो उस टाइम में तो मुश्किल था। जी जी। उसके बाद अंग्रेजों ने भी, ब्रिटिशर्स ने भी सोचा, वो भी इसको श्रीनगर को रावलपिंडी से मिलाना चाहते थे अलोंग द झेलम रिवर। तो लेकिन लोकल लोगों ने उस आइडिया को पसंद नहीं किया, क्योंकि मुगल रूट यूज करते थे आने जाने के लिए श्रीनगर, तो वो भी टेक ऑफ नहीं हुआ, वो मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ वो अंग्रेजों के टाइम में। तो उसके बाद ये अपने इसका जो है, इसको हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, एनडीए की गवर्नमेंट, उन्होंने 1995 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया। 1995 में अप्रूवल दिया। तो इसका प्रोजेक्ट का काम, टेंडर वगैरह जो है 2004 में हुए। उधमपुर श्रीनगर बारामूला प्रोजेक्ट का जो पोर्शन था, तो 2004 में टेंडर हुआ। इसका मेन जो 2 सेक्शन में काम हुआ, कटरा से लेके ये काजीगुंड तक, ये काम जो है ये कोंकण रेलवे को दिया। नॉर्दर्न रेलवे ओनर थे इसके, उन्होंने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन को, KRCL को काम दिया, और काजीगुंड से बारामूला का काम इरकॉन को दिया। अच्छा। तो क्योंकि इरकॉन के एरिया में वो तकरीबन काफी प्लेन एरिया है, उसमें टनल्स वगैरह का ज्यादा कोई ये नहीं था, तो इसलिए वो जो प्रोजेक्ट है जल्दी खत्म हो गया। और उसका 2000 में उसका उद्घाटन हो गया, कमीशन भी हो गया था। तो उसके बीच के अंदर ये रेलवे उसी में ले गए थे ट्रेन से आपके इंजन वगैरह? काजीगुंड, क्योंकि बीच का पोर्शन कटरा से लेके काजीगुंड का पोर्शन अभी चालू नहीं हुआ था, शुरू नहीं हुआ था। तो आगे का पोर्शन जो है काजीगुंड से बारामूला, वो कंप्लीट हो गया था। तो रेलवे ने ये जो इंजन और बोगीज हैं, इन्होंने एक स्पेशल ट्रेलर डिजाइन किए। उस ट्रेलर के ऊपर बोगीज को और रेलवे इंजन को लोड करके ये काजीगुंड से नगर तक ले गए। और 2009 में इसको उन्होंने कमीशन कर दिया, तब से चल रहा है। बीच में प्रॉब्लम आई थी, एक जौहर टनल है, उसी में से क्रॉस करना था। तो जौहर टनल, हालांकि पहले सारा मेजरमेंट वगैरह लिया होता है, उसी के हिसाब से ट्रेलर को डिजाइन किया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आप बताइए क्या हुआ इसमें? कुछ इंच की गड़बड़ रह गई उसमें, सारा कुछ मेजरमेंट वगैरह लेके किया था, लेकिन टनल कंस्ट्रक्शन में, या किसी भी कंस्ट्रक्शन में, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में
जो लेवल्स वगैरह थ्योरेटिकल होते हैं तो उसमें 1-2 इंच ऊपर नीचे बीच में कहीं लोकल एक आध पॉइंट पे हो जाता है ऊंचा नीचा। जी तो जी जी। टेलर जो थे वो बीच में फंस गए, टनल के फाउल कर गए जस्ट फॉल कर गए। बाय मार्जिन ऑफ 1 or 2 इंचेस। हाँ तो उसमें जितने उसके टेलर्स के टायर थे सबकी हवा निकाल के 50% हवा जितनी भी मिनिमम चाहिए थी वो करके डाउन किया। तो हाँ, फिर उसको ले गए। ट्रेल इंजन्स को पार किया जौहर टनल से। अच्छा। हाँ तो हाँ ये हाँ। वाला पोर्शन काजीगुंड और बारामूला का पोर्शन 2009 में चालू। हम्म। तो इस और ये प्रोजेक्ट के करने से मतलब इस प्रोजेक्ट में जैसे टेररिज्म वगैरह वहां पे आतंकवाद चल रहा था, उसमें भी डिले हुआ होगा, उसके कारण भी आप लोगों को कंस्ट्रक्शन में परेशानी आती होगी, प्रोजेक्ट रुकता होगा आपका। हाँ, इसमें ये जो इरकॉन का प्रोजेक्ट है इसमें एक बड़ी घटना हुई थी। उसमें इरकॉन के इंजीनियर्स को और उसके एक भाई को वो कहीं उनको मिलने आया हुआ था। तो दोनों को एब्डक्ट कर लिया था, किडनैप कर लिया था इन्होंने, उग्रवादियों ने। हम्म उसके बाद वो प्रोजेक्ट थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, कुछ महीनों हम्म के लिए। तो लेकिन फिर उसके लिए रेलवे ने काफी प्रोटेक्शन का बंदोबस्त किया, पुलिस प्रोटेक्शन और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का। हम्म। उसके बाद कोई प्रोजेक्ट में मेजर घटना नहीं हुई। अच्छा। हम्म तो उसके और जो हमारे वाला पोर्शन था जिसमें मैं पर्टिकुलर काम किया, कटरा से लेके काजीगुंड तक, जो अभी 2024 में चालू हुआ। तो हम्म। इस एरिया में बिकॉज इट वाज बेसिकली इस एरिया में इसमें हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, इसमें पॉपुलेशन की ज्यादा। तो इस एरिया में कोई उग्रवाद की इतनी प्रॉब्लम प्रोजेक्ट में फेस नहीं हुई, कोई खास हम्म ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं हुआ। हम्म। फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। तो ये जो टोटल प्रोजेक्ट है आप बता रहे हो कि इंसिडेंट होते थे दूसरी जगह हाँ। सिक्योरिटी फोर्स होते थे, लेकिन प्रोजेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट के साथ हम लोग के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, ये कटरा हम्म से लेके काजीगुंड तक। हम्म। तो एक ये बताइए कि जैसे ये 44,000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है और अब ये कंप्लीट हो गया है, दिल्ली से सीधी वहां पे जाएगी, क्या कहते हैं, वंदे भारत ट्रेन जाएगी, वो सब। तो उससे वहां के क्षेत्र में डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, सोशल एनवायरनमेंट में कितना फर्क आएगा? आप तो जम्मू में ही रहते हैं, तो उसके बारे में आप बताएं जरा। नहीं, एक्चुअली हाँ, मैं मेरा घर तो पंजाब में है। तो हम्म जम्मू जम्मू ज्यादा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट हम्म। अच्छा, पठानकोट होशियारपुर, से। आप होशियारपुर में। अच्छा, इनका पठानकोट से बॉर्डर शुरू हो जाता है। जी। पठानकोट से लखनपुर, तो यहाँ से तकरीबन 110 किलोमीटर है। हम्म हम्म। एक्चुअली ये ये जो रेल लिंक बनाने से मेन जो है, श्रीनगर को, इस एरिया को, कश्मीर एरिया को, एक तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो इसका डिस्कनेक्ट था, कनेक्टिविटी। हाँ। मिल गई। हम्म पूरा इसका इंटीग्रेट JNK के जो पूरा अलग थलग से पड़ा था उसका पूरा इंडिया के साथ पूरा इंटीग्रेशन हो गया, समझ लीजिए। जी तो जी। दूसरा, वहाँ के ट्रेड के ऊपर बहुत फर्क पड़ा। वहाँ वहाँ से एप्पल हुआ, सेब हुआ, खुमानी, ड्राई फ्रूट्स, फिर वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स जैसे ये पश्मीना पूरा शाल शाल ट्रेन से जाएंगे, और पूरा सीधा जाएंगे मतलब। और ये कालीन है। तो ये हम्म यहाँ से सारा चीजें एक्सपोर्ट होती हैं और अपने इंडिया के दूसरे स्टेट्स में जाती हैं। तो इसकी हम्म मूवमेंट जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो कॉस्ट कम हो जाएगी रेल हम्म। लाइन बनने से। और तीसरा है बरसात के एरिया में, रेनी एरिया में, ये जो हम्म। हमारा रोड है जम्मू टू श्रीनगर, उसमें उसमें प्रॉब्लम रामबन नहीं। काफी लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं। पहाड़ जो हम्म है वो लैंडस्लाइड होकर रोड ब्लॉक हो जाता है। तो हम्म 3-3 दिन तक कनेक्टिविटी टूट जाती है, 4-4 दिन तक इतने लंबे लंबे 5-5, 6-6 किलोमीटर लंबे जाम लग जाते हैं ट्रकों के, क्योंकि सारा हम्म सामान तो श्रीनगर को बाकी स्टेट से जाता है। तो हम्म ड्राई फ्रूट छोड़ के और एप्पल्स हो के वहां तो और तो कुछ है नहीं सोर्सेज उनके। हम्म वो तो सारा बेसिकली हॉर्टिकल्चर और इसके ऊपर ये हैंडीक्राफ्ट्स प्लस ये टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम्म। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट है चीज है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इनके हम्म लिए एज ए स्ट्रेटजी, मतलब स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो गया कि
24 आवर्स राउंड द ईयर एंड राउंड द क्लॉक जो हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। आवर फोर्सेस, आवर वेपन सिस्टम, एवरीथिंग कैन मूव थ्रू आउट द ईयर विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। पूरा साल चलता रहेगा। नहीं तो जब स्नोफॉल वगैरह हो जाती है तो या लैंडस्लाइड हो जाता है। तो तिलकराज जी, बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बातें बताई कि इस तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप देश के अलग अलग हिस्सों में रहे, आंध्र प्रदेश में भी, उड़ीसा में भी, बिहार में भी, सिक्किम में भी और कश्मीर के हिस्से में भी। तो उसमें जो इस तरह के अलग थलग इलाकों में इंजीनियर्स को रहना पड़ता है, स्टाफ को रहना पड़ता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, टनल हैं, तो ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में कितना एक अलग एनवायरनमेंट होता है और एक खतरे भी रहते हैं, जैसे आपने बताया माओवादियों के खतरे, और उससे भी आप ही को जूझना पड़ता है। तो ये बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक रही। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे फिर इसी विषय में या संबंधित विषय में चर्चा करने के लिए दोबारा आपसे मिलेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 तो हम बात कर रहे थे जाने माने इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, जिन्होंने देश के सभी हिस्सों के अंदर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बड़े बड़े चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैं उनको लीड किया है, उनकी समस्याओं को उससे समझा है, और किस तरह से उनका माओवादियों से भी उनका पाला पड़ा है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद। नमस्कार।